सर हम्म सर आप जो समझा रहे थे ड्यूरिंग द कॉलिशन के टाइम जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रहेगा और आफ्टर वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोल दूंगा अभी। ठीक है, आप जो स्प्रिंग के एग्जाम्पल से समझा रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा उसको। ठीक है, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने कोलिजन वाला पार्ट किया था, राइट। कोलिजन कितने टाइप का होता है और इसमें क्या क्या करना है, वो चीज हमने देखा था कि कोलिजन जब इलास्टिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन हो, और जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और उसी में वापस से मैंने एक बार मोमेंटम वाला चीज रिकैप किया था। ठीक है, तो कोलिजन हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैं जल्दी से रिकैप कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर जब खत्म हो तो रोटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोलिजन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट जा करके दूसरे ऑब्जेक्ट को जा करके डायरेक्टली हिट करे, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको भी हम लोग कोलिजन कहते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज, जैसे किसी एटम के ऊपर तुमने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराया, ये जाने के बाद यहाँ से जाने के बाद अपनी ट्राजेक्ट्री को चेंज कर देता है, ये कोलिजन। यानी कि कोलिजन का सिंपल सा मतलब है कि ये स्मॉल टाइम में, टाइम ड्यूरेशन जब काफी छोटा हो, स्मॉल टाइम में लार्ज इंटरेक्टिव फोर्स दोनों के बीच में एक्ट होना चाहिए। ठीक है, इन ए स्मॉल टाइम लार्ज इंटरेक्टिव फोर्स दोनों के बीच में ऑपरेट होना चाहिए। लार्ज इंटरेक्टिव फोर्स ये है। अब इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि वो फिजिकली कांटेक्ट में आए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये जा करके ऐसे हिट कर सकता है। बताया था हम लोगों ने कि अगर इसको मैंने U1 कह दिया, ये U2, और कंडीशन क्या है कि U1 अगर ग्रेटर है U2 से, तभी जाकर के कोलिजन किसी स्टेज में हो सकता है, पॉसिबल। ठीक है, ये कोलिजन का एक स्टेट बताया था कि इस सिचुएशन में कोलिजन दोनों के बीच में पॉसिबल है। यहाँ पे क्या है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे जैसे ये इधर की तरफ अप्रोच करता है, एक लार्ज रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जिसकी वजह से इसने अपना ट्रेजेक्ट्री चेंज कर लिया, अपने पाथ ही चेंज कर लिया। तो यहाँ भी स्मॉल टाइम के लिए एक लार्ज इंटरेक्टिव फोर्स लग रहा है, तो ये भी एक टाइप का कोलिजन है विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट, बिना एक्चुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्लियर। तो ये कंडीशन है कि स्मॉल टाइम में लार्ज इंटरेक्टिव फोर्स लगना चाहिए, ये फोर्स लार्ज होना चाहिए, ये कंडीशन चाहे कांटेक्ट हो या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोलिजन को क्लासिफाई करते हैं, तो दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो वो कोलिजन होता है हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ऐसा। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन और दूसरा क्या, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ऑब्लिक कोलिजन। इसमें हमें कंपोनेंट में रिजॉल्व करके क्वेश्चन को करना होता है। हेड ऑन कोलिजन, ये जब एक लाइन में कोलिजन हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पे, तो ये हेड ऑन कोलिजन होता है। जबकि एक, एक इधर से जा रहा है ऐसे, एक इधर से जा रहा है ऐसा, और जाकर के कहीं पे कोलाइड करेंगे, तो ये जो कोलिजन है ये ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, ये हेड ऑन कोलिजन है और ये ऑब्लिक कोलिजन। ये था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। दूसरा हम लोगों ने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे। ठीक है, कहाँ पे हम कंजर्व कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस। क्या बताया था इसमें, हम लोगों ने डिवाइड किया था ऐसे, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और इसमें एक और टर्म हम लोगों ने पढ़ा था, वो था ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसमें क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इस E को हम लोगों ने लिखा था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये था v2 माइनस वन और नीचे में था u1 माइनस। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में कहा था कि क्या क्या कर सकते हैं, मोमेंटम इज कंजर्व। जो लोग नहीं थे स्क्रीनशॉट ले लेना या जो भी करना हो। मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि ये सब चीज मैं करा चुका हूँ, मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आज कुछ डिस्कस करना है। मोमेंटम इज कंजर्व, और इधर में हम लोग लिखते थे क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। ठीक है, और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या कहते थे, मोमेंटम कंजर्व, कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। और तीसरा क्या होता था, इसमें ई का वैल्यू हम यूज करते थे v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम होता था कंजर्व, और एनर्जी होता था नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। लेकिन इसमें एक और फिनोमेना एडिशनल है, क्या, स्टिक टुगेदर का केस बनता है। ठीक है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद एक साथ चिपक जाता है। ठीक है, कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट कैसा होता है, चिपक जाता है, मतलब एक साथ कंबाइन मोशन करता है। इसलिए इस वाले सिचुएशन में देखो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन चाहिए क्यों, पहले तो ये समझ लेते हैं दो इक्वेशन क्यों चाहिए। मान लो कि ये हेड ऑन कोलिजन ही है, ऐसे जा रहा था, और कोलिजन के बाद यहाँ किसी इंस्टेंट पे कोलाइड हुआ, और कोलिजन के बाद का जो सिचुएशन में दूसरे पेज में आ जाता, ऐसे जा रहा था ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जाकर के किसी इंस्टेंट पे दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद वापस से अपने अपने वही v1 v2 से चला गया। ये u1 u2 था, यहाँ पे v1 v2 कोलिजन के बाद। तो ये v1 और v2 दोनों हमसे पूछा जाता है। ठीक है, कि v1 कितना है, v2 कितना है, कोलिजन के बाद का वेलोसिटी कितना है। तो दो अननोन है हमारे पास, गिवन मेरे पास u1 और u2। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में जैसे मोमेंटम कंजर्व करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या मतलब, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वेक्टर इक्वेशन लिख करके प्रैक्टिस करना चाहिए। क्यों, अभी तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो चलो काम चल जाएगा, इसको हम m1 u1 प्लस m2 u2 एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, दोनों का वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो हम प्लस साइन लेकर के कर सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2। लेकिन यही चीज अगर एक ऐसे आ रहा हो, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो, तो उस केस में m1 u1 माइनस m2 u2 लिखा जाता है, और जिसको ये लिखने का हैबिट होता है वो वहां भी प्लस लिख देता है। लेकिन जो वेक्टर क्वेश्चन लिखा है वो सोचेगा यहाँ पे कि u2 का डायरेक्शन तो उल्टा है इस बार। यानी कि जब ऐसा सिचुएशन हो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा हो v1 से, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा हो, हिलेगा ऐसा भी से, तो उस केस इनिशियल मोमेंटम लोग ऐसे लिखते हैं, m1 को अगर हम पॉजिटिव लिख लिया तो m2 u2 निगेटिव होगा। ऐसे ऐसे एनर्जी कंजर्व किया, मोमेंटम कंजर्व किया जाता है। ठीक है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वाला इक्वेशन लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, वन डायमेंशन है तो बिना वेक्टर के भी चलेगा। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये बीच में सीधा हम प्लस लिखेंगे तभी काम चल जाएगा। लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया, अननोन है दो, कौन सा, v1 और v2। तो एक और इक्वेशन चाहिए हमें, तो एक और इक्वेशन हमें एनर्जी कंजर्व कर देना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर कोलिजन m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मेरे पास मिल गया, दो अननोन है, दो इक्वेशन को सॉल्व करके यही मेन इक्वेशन, ये लिखना तुम्हें आना चाहिए, ये दो इक्वेशन लिखने आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ये दोनों करने आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो दो इक्वेशन है हमारे पास, दो अननोन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें V1 V2 की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ये आना चाहिए बस, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, तो इन सबको जब पुट करेंगे तो एक न्यूमेरिकल इक्वेशन ऊपर मिलेगा, दूसरा नीचे मिलेगा, और इस दोनों को सॉल्व करके हम लोग जैसे दो अननोन एक्स वाई जैसे निकालते थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वैसा हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोलिजन इन इलास्टिक हो तो ये वाला इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन हर जगह पे एप्लीकेबल, मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ भी एप्लीकेबल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कोलिजन चाहे जिस भी टाइप का हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन वैलिड सब जगह पे नहीं है, वो सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन में वैलिड है। इन इलास्टिक दोनों ही कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, तो इस वाले सिचुएशन में हमें ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला चीज यूज करना। ठीक है, अब ये ई क्या है, तो ई मैं डिफाइन कर चुका हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसका वैल्यू ई का वैल्यू इन जनरल -1 सॉरी 1 0 से लेकर के 1 के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए चलो यहाँ पे लिख दो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 लेते हैं। इन इलास्टिक जब कोलिजन हो तो ई का वैल्यू इन बिटवीन 0 से 1 होता है, दिया हुआ रहेगा। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0 लेते हैं। यही सब की पॉइंट है, ये सब चीज अगर तुम्हें पता है क्वेश्चन कोई भी रुकेगा नहीं, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 लेते हैं, ई की वैल्यू 1 और ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन दे देगा, दूसरा वाला इक्वेशन ये देगा। दो इक्वेशन मालूम है, दो इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाले में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ऐसे, काइनेटिक नहीं है। ठीक है, और तीसरे वाले में स्टिक टुगेदर का केस बना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टिक कर गया आफ्टर कोलिजन। तो जो दूसरा इक्वेशन है, अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये दो इक्वेशन हमें लिखना है। कौन कौन सा, इनइलास्टिक कोलिजन में हमें दो इक्वेशन चाहिए, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, और दूसरा जो हो जाएगा E इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस, ये दो इक्वेशन। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू हो जाएगी 0। जहाँ हम कह सकते हैं स्टिक टुगेदर का केस है, तो सीधा हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज कर सकते हैं, m1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। और ये भी क्योंकि दोनों स्टिक कर गया है तो दोनों का वेलोसिटी सेम ही रहेगा, सीधा एक इक्वेशन हमें उसका वैल्यू दे देता है। v की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, m1u1 प्लस m2u2 बाई m1 प्लस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसमें
स्प्रिंग वाला जो एग्जांपल मैंने लास्ट वाले क्लास में दिया था, एक कोलिजन को समझाने के लिए एक ये एस सी वर्मा में दिया हुआ है, ठीक है, मैंने भी वहीं से लिया है ये चीज, और ये कॉन्सेप्ट ज्यादा ढंग से ये समझ में आ जाता है स्प्रिंग वाला एग्जांपल लेने से, ठीक है। बाद में इसी को हम रिलेट करते हैं दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए भी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में इनिशियली इसका स्पीड मान लेते हैं u1 था, इसका स्पीड u2, ठीक है। मोमेंटम अगर हमें लिखना होगा तो m1u1 प्लस m2u2 पूरे सिस्टम का लिखेंगे, ऐसा था इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंट। अगर मुझे एनर्जी लिखना होगा काइनेटिक u2 स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। बीच के ड्यूरेशन में ये जाकर के ऐसे इसको हिट करता है दूसरे वाले जिसके साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, उसको इसने हिट किया। हिट करने के समय इसका स्पीड अलग हो चुका है, u1 प्राइम u2 प्राइम। ऑब्वियसली इसका पहले u1 था, लेकिन जब जैसे इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा, स्प्रिंग ने इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, स्प्रिंग ने इसके ऊपर भी फोर्स लगाया होगा, इसके वेलोसिटी को इंक्रीज किया गया होगा, u1 इंक्रीज u2 इंक्रीज हुआ होगा और u1 डिक्रीज हुआ होगा, तो ऑब्वियसली दोनों का वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है। लेकिन ये अभी कंप्रेशन हो ही रहा है, लेकिन जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका होगा इसके अंदर, कंप्रेशन जब मैक्सिमम है, उस केस में दोनों का वेलोसिटी सेम। जब दोनों का वेलोसिटी सेम लिखते हैं, मतलब एक का डिक्रीज करते हुए भी तक आया, दूसरे का इंक्रीज करते हुए भी तक गया। लेकिन जब दोनों का स्पीड जब कॉमन हो जाए, दोनों का वेलोसिटी जब कॉमन हो जाए, यही होता है मैक्सिमम कंप्रेशन का, ठीक है, स्टेट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन। लेकिन अभी भी स्प्रिंग का फोर्स इसके ऊपर इधर की तरफ, इसके ऊपर ऐसे लग रहा है। मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद जो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर Fs, वो इसके वेलोसिटी को तो फर्दर इंक्रीज करेगा अब, और इसके वेलोसिटी को घटाएगा। अब ये दोनों सेपरेट होने के एक कंडीशन में आ चुका है, मतलब आफ्टर कोलिजन ये ऐसा हो चुका है, ये v1 ये v2, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सिचुएशन बना होगा मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद का, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अभी भी एक्टिव है, तो इसके वैल्यू तो बढ़ा करके उसने v के इक्वल कर दिया, लेकिन अब क्या करेगा, ये फर्दर v को इंक्रीज करेगा। तो अब ये इसका वेलोसिटी ज्यादा हो रहा है, इसका कम हो रहा है, धीरे धीरे ये सेपरेट हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो चुके हैं। इसी को जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट में कोलिजन से डिस्क्राइब करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट जब कोलाइड हुआ यहाँ, ठीक है, कोलिजन के समय ये इसने भी अपना, इसका भी शेप थोड़ा डिफॉर्म हुआ, इसका भी शेप थोड़ा डिफॉर्म हुआ। डिफॉर्मेशन की वजह से इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आया, जैसे स्प्रिंग का फोर्स आया था उसी तरह से रिस्टोरिंग फोर्स आया, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज हुआ है, और इसका इसका इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो इसका डिक्रीज हुआ, और दोनों आपस में जिस तरह से स्प्रिंग वाले केस में सेपरेट हो गए, तो उसी तरह से यहाँ पे भी सेपरेट कोलिजन के बाद, ठीक है। अब आते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ। ड्यूरिंग कोलिजन ये तो हो गया कि चलो कोलिजन के पहले का स्टेट और कोलिजन के बाद का स्टेट, ठीक है। कोलिजन के बाद का लिखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसा होगा, m1v1 प्लस m2v2, ये फाइनल मोमेंटम था। और जब हम एनर्जी की बात करेंगे फाइनल, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, ये है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो सर हाँ, सर जो दूसरा वाला बॉक्स है उसमें स्प्रिंग का डायरेक्शन लाइक सामने की तरफ क्यों हुआ? किसमें स्प्रिंग पहले हमेशा वा, पहले वाले का स्प्रिंग नहीं, दूसरे वाले का। पहले वाले का समझ आ गया, दूसरे वाले का। इसका 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 क्लियर है, दूसरा वाला, हाँ ये वाला। इसने जाकर के इसको कंप्रेस करना शुरू किया है, तो ईच एक्शन का रिएक्शन फोर्स होता है, इसने भी इसको कंप्रेस किया होगा, तो किधर की तरफ कंप्रेस किया होगा, इसने इसको कंप्रेस किया, मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस किया, यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, तो उसका रिएक्शन फोर्स, कोई भी फोर्स एक्शन रिएक्शन में एग्जिस्ट करता है,
तो अगर इधर से एक फोर्स आया हुआ तो उसका रिएक्शन फोर्स भी तो आया होगा दूसरी तरफ से। हाँ सर, ये वाला ठीक है, मैं दूसरे वाले बॉक्स का बात कर रही हूँ। कौन सा बॉक्स है? एक ये है, एक ये है, और कौन सा बॉक्स है? सर राइट वाला। राइट वाले के ऊपर कहा ना, इसने कंप्रेस किया, इसके ऊपर स्प्रिंग का फोर्स आया, तो क्या उसका रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर नहीं आएगा? अरे अच्छा, कंप्रेशन तो वो रिएक्शन फोर्स है, रिस्ट, वो हाँ स्प्रिंग, मतलब वो जिस ये जो स्प्रिंग का फोर्स है उसका बस वो रिएक्शन फोर्स है वो। हाँ, force है, ठीक है। अच्छा ठीक तो इसके ऊपर लग रहा है और इसका फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो रिएक्शन रिएक्शन फोर्स ये है। अगर टोटल फोर्स हम देखेंगे पूरे सिस्टम के ऊपर तो अभी भी जीरो, फोर्स जीरो है, इसलिए तो हम मोमेंटम कंजर्व कर पा रहे हैं। पूरे सिस्टम के ऊपर हम लोग क्या लिख रहे हैं? बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना है, ठीक है। बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन हम मोमेंटम को लिख रहे हैं। तो नेट फोर्स जीरो है सिस्टम के ऊपर अभी भी, क्योंकि ये जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है ये भी उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है। जब तक सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगा पाएंगे? क्योंकि फोर्स को हमने डिफाइन किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फोर्स है, अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स नहीं है। अगर फोर्स नहीं है, इसका कन्वर्स भी उसी तरह से ट्रू है। अगर कोई नेट फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व है, यही तो हम कर रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, ठीक है। आते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। जब भी हम लोग कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कंजर्वेशन की बात हम करते हैं बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा नहीं लिखा जाता है, ड्यूरिंग कोलिजन में मोमेंटम चेंज होता है, ड्यूरिंग कोलिजन में मोमेंटम चेंज होता है और उस मोमेंटम को हम इम्पल्स से मेजर करते हैं, ठीक है। वो लास्ट वाले क्लास में मैंने बताया भी था, दिखाया भी था, वो स्टडी मटेरियल के अंदर लिख रखा है। अब ऐसे कहा गया ड्यूरिंग कोलिजन हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसने जाकर के इसको हिट किया, इसका शेप डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्मेशन का फोर्स है ये डी। तो याद करो हम लोगों ने मोमेंटम को कैसे लिखा था, मोमेंटम को लिखा था इस तरह से, फोर्स को लिखा था ऐसे डीपी बाई डी। तो डीपी को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ इंटू डी। अब इसी को जब इंटीग्रेट करते हैं, इसी को एक टर्म डिफाइन किया था इम्पल्स, एफ डी टी। एफ डी टी कहा था इम्पल्स, और वो बेसिकली यहाँ पे चेंज इन मोमेंट, इसको कहा था हमने इम्पल्स, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में जब इसका शेप चेंज हुआ, ठीक है, तो उस केस में इसके ऊपर एक इम्पल्सिव फोर्स आया, वो फोर्स डी है, डिफॉर्मेशन का फोर्स। डी में अगर हमने फोर्स के पे डी लिखा, डी इंटू डी टी कर दिया तो ये इम्पल्स निकल के आया, ठीक है। तो ये इम्पल्स है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं, इसका जो फाइनल लिखा गया है यूए से यू लिखा गया है, तो एम ए यू ए माइनस डिफॉर्मेशन का फोर्स जो पहले वाले ऑब्जेक्ट ने इसके ऊपर लगाया, तो ये आ गया इसके अंदर इम्पल्स। जैसे ही इम्पल्स आया तो इसका मोमेंटम भी चेंज हो, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी इक्वल टू एम ए यू ए, जैसे हम कॉमन निकालेंगे यू ए माइनस, तो यहाँ पे अब मोमेंटम चेंज हुआ है, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम चेंज हो रहा होता है, इसलिए हम लोग ड्यूरिंग कोलिजन की बात नहीं करते, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन एक इम्पल्सिव फोर्स है, और जब भी फोर्स प्रेजेंट हो जाता है तो फिर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात नहीं। क्यों मैंने कहा यहाँ पे, जैसे स्प्रिंग वाला जब एग्जांपल दिया था मैंने, तो ये कहा था एज ए पूरा सिस्टम के ऊपर ये स्प्रिंग फोर्स क्या ये तरफ कंप्रेस कर रहा है, इसके ऊपर पीछे है, और इसके ऊपर आगे की तरफ ऐसे। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, बेटा है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन, तो इसको पूरा एज ए सिस्टम जब हम लेते हैं तब इसको कहते हैं कि नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है। नेट फोर्स अगर जीरो है तभी हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जब हम इंडिविजुअल इसको देखेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल देखा गया है ए वाले,
तो ए वाले के ऊपर अगर इंडिविजुअल हम देखते हैं, इसको काट दो तुमको पार्ट, ये ए है, ये बी। अब ए वाले के ऊपर सिर्फ जब हम ए के ऊपर देखेंगे तो स्प्रिंग का फोर्स ऐसे लग रहा है, जैसे इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ गया, सिर्फ हम ए की बात करें, पूरे सिस्टम की बात नहीं करें, जैसे इसके ऊपर स्प्रिंग का फोर्स आ गया, अब हम मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। जैसे बी को देखेंगे मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, अब इसमें इंपल्सिव फोर्स आ जाएगा, ठीक है, ये स्प्रिंग का फोर्स जैसे ही आया इधर, अब फोर्स इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है। ड्यूरिंग, अगर फोर्स ऑपरेट हो रहा है तो फिर चेंज इन मोमेंटम जीरो कैसे होगा? तब तो चेंज इन मोमेंटम होगा। इसलिए हम जब ड्यूरिंग कोलिजन बात करते हैं तो ड्यूरिंग कोलिजन में हम कभी भी मोमेंटम को कंजर्व नहीं करते। ड्यूरिंग कोलिजन में अगर जब भी पूछा जाएगा तो हम इंपल्स वाला इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन हम लोग इंपल्स वाला इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उसका रिएक्शन फोर्स एक के ऊपर, देखो जैसे दोनों को ऐड कर देते हैं, पूरे सिस्टम की जब हम बात करेंगे, पूरे सिस्टम की जब बात करेंगे तब देखो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, कहाँ गया ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जैसे हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और ये कैंसिल होता है, क्योंकि इंटरनल फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्स के थ्रू जो भी है वो कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो m1u1 m1ua प्लस mb ub इक्वल टू ma इंटू यू mb इंटू यू, ऐसा लिख रहा है। और ये एक तरह से वो सिचुएशन है जब स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन मैक्सिमम है, जैसे दोनों का स्पीड इक्वल हो गया था, मैंने ये कहा था कि कंप्रेशन जब मैक्सिमम, उसी तरह से इसके अंदर डिफॉर्मेशन मैक्सिमम है, जब ये अपने मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में है तो इस केस में दोनों के ऊपर जो दोनों का जो वेलोसिटी है वो सेम हो चुका है। देखो यहाँ भी हमने u लिखा, mb को भी u दे रहे हैं स्पीड, ma को भी u दे रहे हैं। तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन वाला जो कंडीशन स्प्रिंग के अंदर था वही मैक्सिमम यहाँ पे डिफॉर्मेशन वाला कंडीशन दो जब बॉल कोलाइड करा उसके उसके साथ, ठीक है। अब ये तो था कि जैसे स्मॉल टाइम इंटरवल में ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया, डिफॉर्मेशन का एक फोर्स आया और उस डिफॉर्मेशन की फोर्स की वजह से हम लोग ऐसा लिख पाए क्वेश्चन। लेकिन स्प्रिंग जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे पहुंच चुका है, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन वाला कंडीशन, उसके बाद वापस से रीस्टोरिंग फोर्स ऑपरेट होगा। रीस्टोरिंग फोर्स वापस इसको पहले वाले सिचुएशन में लाना चाहेगा। तो अब डी के बाद आर आ गया है, ये आर रीस्टोरिंग फोर्स जो उतने ही मैग्नीट्यूड का है, लेकिन इस बार भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उसी तरह से। तो एम ए इंटू यू माइनस आर इंटू डी टी इक्वल टू एम ए वी ए, और एम पी इंटू यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डी टी एम बी इंटू वी। जैसे दोनों को ऐड करेंगे ये वापस से कैंसिल होगा, एम ए यू प्लस एम बी यू इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी। तो आप क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट के बाद का ड्यूरिंग इम्पैक्ट मैक्सिमम कंप्रेशन में ये कंडीशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन में ये कंडीशन है कि दोनों का स्पीड इक्वल हो चुका है ड्यूरिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे, लिखना चाहिए इनको मैक्सिमम कंप्रेशन पे। और उसके बाद है ये कब, जब वो रिएस्टोरिंग फोर्स ऑपरेट हो चुका है और ये दोनों सेपरेट होने के कंडीशन में, तब के बाद का, ठीक है। और इसी दोनों को अगर हम हटा देते हैं यहाँ पे तो लिख सकते हैं बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, एम ए वी ए प्लस एम बी वी वी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी। तो ये जो भी लिखा गया है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया गया है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हमने डिफाइन किया था कैसे, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐसे। और दूसरा है, इसको इस टर्म में भी मेजर किया जाता है, कभी कभी पूछ देते हैं इम्पल्स के थ्रू कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। तो इम्पल्स ऑफ रिकवरी बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन लिख लेना, इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। जो
ठीक है। तो एक हम लोग ये भी लिखते हैं, इम्पल्स ऑफ रिकवरी बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा तो ये फॉर्मूला भी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी। ठीक है। उसके बाद क्या क्या किया जाता है इलास्टिक कोलिजन में? कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में स्टिक टुगेदर का केस बनता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन, ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वन डायमेंशनल कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में ही है, या ऑब्लिक कोलिजन। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये 3 टाइप का कोलिजन, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन में हम लोग इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऐसा करते हैं, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके। ये दो इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करके ये जो रिजल्ट आया है कैसे याद रखना मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। मैं कहूंगा इन इलास्टिक कोलिजन वाला जो रिजल्ट है इसको याद रखने, और इससे हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं ई की वैल्यू को 1 रख करके। तुम खुद देखो यहाँ पे ई का वैल्यू 1 रख दो, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 आ गया, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1। और दूसरा ई का वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u, ठीक है। ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन है तो ऑब्वियसली इसमें लॉस भी हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी का, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं 1/2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस e स्क्वायर इंटू u1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और ये है v2 मतलब सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसको याद रखेंगे, और इसी से हम इलास्टिक कोलिजन का भी निकाल सकते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पहले रिजल्ट लिख लो पहले फटाफट जल्दी, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। चलो याद कैसे रखना है एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कैसे याद रखना है? ऐसे लिखना है E1 इक्वल टू इन इलास्टिक कोलिजन m1 V1 है, m1 से स्टार्ट प्लस em2, दूसरा लंबास नहीं लगा देना बाई m1 प्लस m इंटू V1 है, यहाँ पे लिखेंगे U1, बजाय U2 वाला टर्म तो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस सी इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू, ठीक है। V2 को हमने क्या लिखा? V2, तो V2 है तो यहाँ से M2 से स्टार्ट करेंगे, M2 माइनस EM1 बाई M1 प्लस, गड़बड़ कर देंगे ऊपर में भी माइनस लिखना, M1 माइनस EM2 बाई M1 प्लस M2। V2 है तो मैं यहाँ पे U2 लिखूंगा प्लस, और इधर मैं उसी तरह से 1 प्लस सी इंटू, जब यहाँ पे जब ये V2 था मैंने M2 से स्टार्ट किया, जब ये V1 था मैंने M1 से स्टार्ट किया, M1 माइनस M2, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ M2 माइनस M2। अभी क्या भी याद होगा, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2
और यहाँ पे U1 लिखा था, जब V1 लिख रहे थे तो U1, V2 लिख रहे हैं तो U2, और रेस्ट ऑफ द टर्म उसी तरह से एक्सचेंज करके लिखना है। यहाँ पे M2 था, यहाँ पे M1 होगा, इधर में U2 था, इधर में U वाई, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, अब फॉर इलास्टिक कोलिजन देखना है, यहाँ पे जो अलग सा फॉर्मूला था फॉर इलास्टिक कोलिजन, कैसे याद रखूंगा मैं, तो E की वैल्यू मुझे 1 सब्सटीट्यूट करनी है, तो V1 कैसे लिखूंगा, V1 तो M1 से स्टार्ट हो, M1 माइनस E M2 था तो E का वैल्यू 1, तो M2 बाई M1 प्लस M इंटू क्या हो जाएगा ये U1 प्लस 1 प्लस 1, E का वैल्यू 1 पुट करना है तो 1 प्लस 1 2, 2M2 बाई M1 प्लस M इंटू, ठीक है। उसी तरह से V2 जब लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, V2 स्टार्ट कर रहा हूँ तो M2 से स्टार्ट करूंगा, M2 माइनस EM1 बाई M1 प्लस M इंटू U2 प्लस प्लस इंटू M1, 1 प्लस 1 2, 2M1 U1 बाई M1 प्लस M। तो ये वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, पहले वाले मास का, ये दूसरे वाले मास। ठीक है यहाँ तक, चलो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, सर एक आप एलन जीरो, के तो वाले एक रिजल्ट, स्लाइड पे जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, एलन के मॉड्यूल वाले स्लाइड पे, इसके पीछे वाले स्लाइड में। एलन का मॉड्यूल वाला जो आप लिखने बोल रहे थे ना, वो मैं लिख नहीं पाई थी इसमें। अच्छा मैं वो दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। एक चीज मुझे और बताना है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और एलन वाले में भी यही लिखा हुआ था जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू 0, जैसे E की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देख लो तुम, V1 निकाल दे, V1 इक्वल टू E का वैल्यू 0 पुट के खत्म हो गया, M1 U1 बाई M1 प्लस M1 U1 बाई M1 प्लस प्लस, इधर क्या हो चुका है, E का वैल्यू तो 0 है, M2 बाई M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M इंटू U2, ठीक है, इंटू U2, ऐसा हो गया। और V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V2 थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ चुका है, दोनों का M1 M2 बाहर आ जाएगा, तो M1 U1 प्लस M2 U2 बाई M1 प्लस M2 ऐसा आ चुका है, ठीक है। और V2 कितना होगा, V2 तो यहाँ पे पुट करना है, E की वैल्यू 0, M2 U2 बाई M1 प्लस M2, M2 U2 बाई M1 प्लस M2 प्लस E की वैल्यू 0, M1 U1 बाई M1 U1 प्लस M2 U2 बाई, ये है, ठीक है। अब देख लो V1 V2 इक्वल ही, और इसी को इतना ना करके हम सीधा, अगर हमने मोमेंटम को कंजर्व कर दिया होता, ऐसा लिखा होता कि M1 U1 प्लस M2 U2, और स्टिक टुगेदर का केस है इसलिए M1 प्लस M2 भी दोनों का कॉमन निकल चुका, तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, M1 U1 प्लस M2 U2 बाई M1 प्लस, सबसे एक ही रिजल्ट आ रहा है, जैसे निकाल, ठीक है, सबसे एक ही रिजल्ट आ रहा। ये हो गया, तुम्हें पीछे दिखा दूँ एक और स्लाइड वायलन वाला,
ठीक है। सर परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ चल रहे हैं, तो फिर ये V2 किसका है? V1 V1 V2 एक इक्वल ही है, दोनों अलग नहीं है। देखो वहां फिक्स, दोनों का को वैल्यू तो आप ऐसे बस अलग दिखाने के लिए दिखाए ना, ऐसे वो एक ही वेलोसिटी से चलता है ना। दोनों एक ही वेलोसिटी से जा रहा है। अगर इनका वैल्यू हम 0 पुट करके भी अगर इस वाले फॉर्मूला से भी निकालते हैं तो भी वही आएगा। ठीक है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है किसमें? इन इलास्टिक कोलिजन में। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसे निकालते हैं? अगर मान लो कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं तो क्या छोड़ कर जाएंगे क्वेश्चन? नहीं। सीधा हम क्या लिखेंगे? बेसिक। पहले वाला काइनेटिक एनर्जी मालूम है, हाफ एम वन स्क्वायर। बाद दूसरे वाले का मालूम है, हाफ एम टू यू टू स्क्वायर। और अभी इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से जो भी V1 V2 मिला है ये हमें पता है। ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करके ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आया है। अगर ये पॉजिटिव लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली इनिशियल में से फाइनल को माइनस किया। ठीक है। तो M1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू V2 स्क्वायर। ये करने के बाद ई के टर्म में जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा। हाफ M1 M2 रिड्यूस्ड मास इसको कहते हैं। ये मास की जगह पे बैठा हुआ है, हाफ M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्टली इस फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऐसी वर्मा का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कितना जल्दी होता है। अगर ये सब याद रहा तो फटाफट क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। याद नहीं रहा तो फिर दिक्कत। तब तुम्हें बेसिक फंडामेंटल से जाना पड़ेगा और तब टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन टाइम कंज्यूम कर देगा ज्यादा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम उतना टाइम नहीं होता। ठीक है। बाउंसिंग ऑफ बॉल में आने से पहले एक बार हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बाउंसिंग ऑफ बॉल इसका लास्ट सेक्शन है। ठीक है, कोलिजन का। ठीक है। और उसके बाद ऑब्लिक कोलिजन में कंपोनेंट में रिजॉल्व करके करना होता है। ठीक है। बस ये दो चीज बाकी है, लेकिन उसके पहले जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा एक बार चेक हो जाए कि कहाँ तक अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक डेवलप हुआ है। जल्दी जल्दी मैं डिस्कस करूंगा। तुम लोग से पूछूंगा कि बताना क्या करना है क्वेश्चन देखने के बाद। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पता होना चाहिए तुम्हें कि ऐसे क्वेश्चन में हम किस तरह से आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम्म, ठीक है। यहाँ से ये शुरू हो रहा है कोलिजन का क्वेश्चन शुरू में। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इन इलास्टिक कोलिजन वाला क्वेश्चन पहले ही आ गया है। ठीक है। खैर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कंजर्वेशन ऑफ और इलास्टिक कोलिजन पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है तो वो बाद में दिए। ठीक है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, एक बॉल है जिसका मास M1 दिया हुआ है। जल्दी जल्दी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तुम लोग बताना कि हाँ इसमें डाउट है, ये करना है या समझ में आ गया, तो आगे बढ़ जाना उसके ऊपर। मास एक बॉल का दे रखा है, स्पीड दे रखा है, कोलाइड विथ अनदर बॉल जिसका मास दे रखा है, ठीक है, 1 kg। आफ्टर द कोलिजन द बॉल स्टिक टुगेदर, बोल दिया स्टिक टुगेदर का केस बना है, एंड रिमेन्स मोशनलेस। ठीक है, मोशनलेस मतलब वेलोसिटी 0 हो चुका है। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक बिफोर द कोलिजन? कोलिजन के पहले 1 kg वाले ब्लॉक का वेलोसिटी कितना था वो बताना है। तो इसमें क्लियरली इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। इनिशियल M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V लिखना चाहिए था मुझे, कि स्टिक टुगेदर का केस। लेकिन V हो चुका है 0। क्वेश्चन
and becomes motionless. ठीक है, after collision the ball stick together and remains motionless. मतलब वेलोसिटी हो, पहले वाले का वेलोसिटी 1 kg वाले ब्लॉक का वेलोसिटी कितना, तो 0.5 kg का दे रखा है, स्पीड ही है 1 kg यहाँ पे पुट करेंगे और U2 हमसे पूछा गया है, हो जाएगा ना। चलो आगे, a 60 kg man is skating with a speed of 10 meter per second collide with 40 kg skater at rest and they clings to each other, मतलब स्टिक टुगेदर का केस बनाए। फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। स्टिक टुगेदर का केस हो मतलब कि इनइलास्टिक कोलिजन, और इनइलास्टिक कोलिजन में जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो तुम्हारे पास दो मेथड, एक तो फॉर्मूला याद है तो फट से तुरंत हो जाएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है लेकिन उस फॉर्मूला के लिए भी तुम्हें ई का वैल्यू चाहिए हो, तो खैर इनइलास्टिक परफेक्ट क्लिंग्स टुगेदर का केस या स्टिक टुगेदर का केस होता है किसमें, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ठीक है, उसका यूज कर लो। नहीं फॉर्मूला याद नहीं तभी क्वेश्चन छोड़ते नहीं आएंगे, क्या करेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स लेंगे, थोड़ा टाइम ले क्वेश्चन बन जाएंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मालूम है 60 kg वाले पर्सन का है, भी पता है 40, एंड दूसरा 40 kg वाला रेस्ट में था, तो इसका भी यू हमें पता है इनिशियल। ठीक है, इसका भी यू हमें पता है, और दोनों स्टिक टुगेदर, मतलब दोनों का आफ्टर कोलिजन दोनों एक साथ चिपक चुके हैं। तो पूछा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पता है, और बाद वाले के लिए हम लिखेंगे ऐसे m1 प्लस m2 इंटू, ठीक है, और यहाँ से कॉमन जो इसका स्पीड है वो निकाल देंगे भी, m1 u1 प्लस m2। सब डेटा पता है तुम्हें, यहाँ पे दिया गया है, वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगा, भी जब निकल जाएगा। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और दूसरे वाले का हाफ m2 u2 स्क्वायर, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, हाफ m1 प्लस m2, अब स्टिक कर चुका है और कॉमन स्पीड से आ चुकी है, ये बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू u1 माइनस u2। इससे भी बना सकते हैं, इससे एक लाइन बना जाए। तो दोनों में थर्ड जो अप्रोच तुम्हारे लिए सुटेबल हो उसी को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, 33 और 34 दोनों में से जो हो जाए जल्दी, 5 मिनट का टाइम दिया।
हो गया 34 34 34 हो गया 31 33 नहीं हुआ। किसका किसका हो गया 32 तो आसान था, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला, या ये वाला फार्मूला से भी कर सकते थे। U2 यहाँ पे 0 था रेस्ट में, ठीक है, और U1 का वैल्यू दिया हुआ था, सीधा ये वाला फार्मूला जल्दी रिजल्ट देगा। E की वैल्यू भी 0 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। 33 34 में कौन सा हो गया? तो 34 हो गया। ड्यूरिंग द कोलिजन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल का पूछा गया है ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। तो इस बार उन्होंने टी का फंक्शन दे रखा है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, डराने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन हम लोग जानते हैं कि अगर मोमेंटम कंजर्व करना होगा तो टी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसा है वैसा ही हमें लिख देना है, यानी कि ऐसा कुछ m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है उन्होंने। इनिशियली द पार्टिकल्स ऑफ initially the speed of the particles are u1 and u2 है u1 u2 in the same direction. The collision starts at t equal to 0 and the particle interact for a time interval delta t. During the collision, the speed of the first particle during collision ये given दे रखा है, ये given दे रखा है कि कितना है। v1 की जगह पे तुम्हें ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देना, तुमसे v2 पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे बताओ। m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस माइनस m1 v1, ये इधर चला गया, m1 और v1 की जगह पे ये पूरा चीज लिखना है, तो क्या लिखूंगा u1 प्लस t बाई डेल्टा टी, जैसा है वैसा लिख देना, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं। v1 माइनस u1 ऐसा लिखने का है, इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 v2। तुम्हें m2 से v2 निकालना है, m2 से डिवाइड कर दो, m2 से इसमें भी डिवाइड, m2 से इसमें भी डिवाइड, m2 से इसमें, तो जो v2 की वैल्यू है, ओके, v2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। हो गया, रिप्लाई कर चेक कर लो। आया, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ।
आया? इसका आंसर आया? देखो आंसर, आंसर चेक करो। कितनी? एक ही कितनी है? देखो उधर में होगा, पीछे मिला वन वन चाहिए ना, टेबल के ऊपर ही होगा। चेक करके बताओ क्या है। यहीं से देखो करो। आया? U2 माइनस दिख रहा है। अच्छा हाँ, ये कट जा रहा है। M1/M2 इंटू U1। चलो एक लाइन और लिख दो, थोड़ा सा इसके ऐसे लिखे हम लोग, M1 U1/M2 प्लस M2 U2/M2। M2 तो कैंसिल हो गया ऐसे, यहाँ पे ओपन कर दो, माइनस M1/M2 इंटू U1, और फिर माइनस M1/M2 T/30 U1 माइनस। तो ये पूरा कैंसिल हो जाना है, तो बचा क्या? U2 माइनस दिस, ये है ना। ओके, इसमें कुछ भी नहीं करता था, ये डराने के लिए ऐसा फंक्शन दे रखा है उन्होंने, और फिर जस्ट हमें उस चीज को वहां पे एज इट इज पुट कर देना है। ठीक है, 34 हो गया है। ठीक है, बॉल ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन विद आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। तो वो ज्यादातर क्वेश्चन में वो आसान करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखेंगे, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता ही है ज्यादातर क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी द बॉल आफ्टर द कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, ये पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दे रखा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसी को मालूम है तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला है उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं ई निकालने के लिए। क्या? हाफ वन इनटू बाई वन प्लस वन माइनस ये स्क्वायर वन माइनस तो जीरो था रेस्ट में। ठीक है, ई का वैल्यू तुम्हें निकालने को कहा गया और इसको बोल दिया गया 3/4 हो चुका है, लॉस इन काइनेटिक निकालो 1/4 होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो बेसिक फंडामेंटल है कि तुम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो और उसके बाद बाद का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म में निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, a particle of mass 100 ग्राम moving at initial speed u collide with another identical mass kept initially at rest। देखो दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में, if the total kinetic energy becomes 0.2 joule after the collision what could be the minimum and maximum value। ठीक है, तो एक बार देखना है इसको वापस से करके, जो बचा हुआ चीज है बाउंसिंग ऑफ बॉल, वो सब एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। और उसके बाद ये सब क्वेश्चन वहां पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। मैंने कहा कि जो चीज हमने पहले डिस्कस किया था वो यहाँ पे बाद में आ रहा है। ज्यादातर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होते हैं और इलास्टिक कोलिजन वाले क्वेश्चन उन्होंने बाद में रखे। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पे निकालना पड़ सकता है, पूछा भी है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो उस सिचुएशन में तुम्हें दोनों का वेलोसिटी इक्वल ले लेना पड़ेगा। तो जिनको ये नहीं पता कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों का वेलोसिटी इक्वल होता है, फिर वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, वो उनको लगे कि अननोन ज्यादा है, इक्वेशन कम बन रहा है। नहीं, इक्वेशन दोनों का स्पीड वी लिख देंगे तो V1 V2 नहीं रहा, सिर्फ V रहा। ठीक है, और मैक्सिमम कंप्रेशन उसमें कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब कोलिजन इलास्टिक कोलिजन वाले हैं। ठीक है, प्लस वर्क एनर्जी थ्योरम पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा।
यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का चीज लेकर के आया, तो डिफरेंट इसके कॉन्सेप्ट को डिफरेंट चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके फिर क्वेश्चंस को यहाँ पे दिया गया। अब क्वेश्चन तुम जितना बना लो इधर में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो मैं भी दिखाऊंगा अभी, लेकिन जो बचा हुआ थ्योरी उसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिखा दूंगा, जैसे स्प्रिंग वाले में जब 2 मास हो तब हम स्प्रिंग का किसी एक के ऊपर फोर्स दे रखा हो या कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा होता है, हम मैक्सिमम एलोंगेशन कैसे निकालते, जो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके बाद तुम लोग को भी करना है, और उसका जो क्वेश्चन बचेगा वो डाउट ग्रुप में रखूंगा क्लास के, यहाँ कौन कौन सा डाउट है वो डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे। सर एक बार ही क्वेश्चन 37 करा दीजिए। कौन सा 37 कौन सा 37 37? The particle of mass 100 gram moving at initial speed u collide with another identical particle of same mass kept initially at rest. If the total kinetic energy becomes 0.2 joule after the collision, what could be the minimum and maximum value of u? ठीक है। अब ये कोलिजन कैसा हुआ है वो हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। कोलिजन कैसा है ये हमें नहीं पता है, मतलब इलास्टिक है कि नहीं, ठीक है। सीधा क्या दिया, इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0.2 जूल आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो दोनों केस लेकर के हमें करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तब के लिए, इन इलास्टिक कोलिजन है तब के लिए। तो ऑब्जेक्ट को 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट था, मास का वैल्यू हो चुका है 0.1 kg, ठीक है, और इनिशियल स्पीड u दे दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए वो हाफ m इंटू यू का स्क्वायर ये होगा, ठीक है, इनिशियल। अब क्या हुआ, कोलाइड विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास केप्ट इनिशियली एट रेस्ट, दूसरा मास ऑलरेडी रेस्ट में, ठीक है। और टोटल का, इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0.2 जूल आफ्टर द कोलिजन, तो पूछा है, ऐसा नहीं कि इसको हम 0.2 जूल के साथ, अगर इसको हम 0.2 जूल के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो इस केस में कोलिजन को इलास्टिक लेकर के कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर कोलिजन इलास्टिक है, मैं एक केस ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम दोनों कहा है, तो अगर कोलिजन इलास्टिक है मान लेते हैं, तो ये एनर्जी ही 0.2 जूल के इक्वल होगी। और यहां से अगर हम कैलकुलेशन करें 1/2 इंटू मास का वैल्यू 0.1 लेकर के इंटू यू का स्क्वायर, यू हमें नहीं पता, यू स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू 0.2, ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, और ये नीचे वाला 2 जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो यू स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू 2, तो यू इज 2 मीटर पर सेकेंड, एक आंसर पर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक हम लोग लेंगे जब यहाँ पे मैंने कोलिजन को कैसा लिया, इलास्टिक लिया, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं था मिनिमम मैक्सिमम दोनों का इलास्टिक और इलास्टिक दोनों। मैक्सिमम जो लॉस होता है वो कहाँ पे होता है, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और ऐसे हम लोग हाफ यूएस को लेकर जो इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं तब के लिए कल, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको इन इलास्टिक कोलिजन लेकर के कर रहे हैं तब के लिए कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। तो ये जो भी आया है, या तो इस केस में हम लोगों ने कैलकुलेट क्या किया है, जो हम लोगों ने 2 निकाला है 2 मीटर पर सेकेंड, ये कैलकुलेशन कौन सा है, मैक्सिमम है या मिनिमम है? पहले हम देखें, पहले 2 वाला ये आंसर आ रहा है कि नहीं। पहला वाला आंसर हम लोग का है 37 का, हाँ 37 का 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक वैल्यू आ चुका है, एक और वैल्यू में निकालना है, ठीक है, एक और वैल्यू में निकालना है मैक्सिमम। कहाँ गया 30, कौन सा क्वेश्चन था, 37, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का डेटा लिख लेना, 100 ग्राम का है, 0.2 जूल इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। क्या था मास, 0.1 kg का मास था, ये मास चलता हुआ गया, एक दूसरा आइडेंटिकल मास के साथ जाकर के टकरा गया, ठीक है। ये भी मास कितना था 0.1 kg का, लेकिन रेस्ट में था, इसलिए U2 अगर पूछा जाएगा तो 0। यहाँ पे 0.1 kg का था, लेकिन इसका U1 नहीं पता हमें, लेकिन था, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में कोलिजन क्या हुआ,
अगर ये जाकर के इसको हिट करता है, मैंने एक ले लिया इलास्टिक कोलिजन है, तो इसने अपना पूरा एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसने अपना पूरा एनर्जी और मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर दिया गया। नहीं अगर तुम्हें निकालना हो कि देखते हैं निकाल करके, ऐसे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल मास का है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है कोलिजन के बाद। इक्वल मास का है, इलास्टिक कोलिजन अगर है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, मतलब इसने अपना वेलोसिटी इसको दे दिया और इसका वेलोसिटी इसको मिल जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। v1 अगर पूछा जाएगा तो मैं 0 कहूंगा, और v2 अगर मुझे पाएगा तो मैं कहूंगा u1, ठीक है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो चलो तुम्हें जो फॉर्मूला बताया तुम इससे कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने तुम्हें बताया कि इलास्टिक कोलिजन के केस में v1 इक्वल टू m1 माइनस इंटू बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। अब बताओ पहले वाला ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट में है तो ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो गया, u2 से मल्टीप्लाई होने से पूरा 0 हो गया। अब m1 और m2 दोनों बोल कर रखा है इक्वल मास का है कि नहीं, तो m1 माइनस m2 ये भी तो 0 हो जाएगा, ये भी खत्म 0। तो v1 0 हो गया, रेस्ट में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। मैंने ये कहा था कि v1 0 हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। और अगर हम दूसरा निकालना चाहते हैं तो v2 ऐसे निकालो, क्या m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस प्लस 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है, u1। अब बताइए ये दोनों मास तो इक्वल है, तो m माइनस m करेंगे तो 0 हो जाएगा। बस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 m1 का वैल्यू m लिख लेते हैं, u1 इज u, और ये दोनों इक्वल मास के हैं तो m और m 2m, खत्म। v2 इक्वल टू u1, यही तो है, ये मैंने बहुत पहले लिख दिया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इक्वल मास का, ये सब ऐसे ही निकालना पड़ता है ऐसे ही, ठीक है। उसी को अगर तुमने चलो रेडीमेड फॉर्मूला बनाना है तो कह सकते हैं कि अगर दो मास इक्वल हो और इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो तो ड्यूरिंग कोलिजन के बाद अपने अपने वेलोसिटी को ये एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब ये वेलोसिटी इसको दे देगा, इसका वेलोसिटी ये ले लेगा, और वही आ रहा है, वो मैंने फॉर्मूला से निकाला। लेकिन कंडीशन क्या है, m1 इक्वल टू m2, ये कंडीशन है, m1 m2 इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और कोलिजन जो होना चाहिए इलास्टिक होना चाहिए। कोलिजन कैसा होना चाहिए, इलास्टिक। तो v1 क्या हो जाता है, u2 के इक्वल हो जाता है, u2 0 था तो v1 0 हो चुका, और v2 क्या हो जाता है, u1 हो जाता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है आफ्टर कोलिजन इफ m1 इक्वल टू m2। तो एक केस भी निकल के यहाँ से चला गया, ठीक है। तो पहला एक कंडीशन लिया हमने कि ये कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन में तो एनर्जी को हम कंजर्व करते हैं, हाफ m1 u1 का स्क्वायर इक्वल टू 0.2 जूल करते हैं, क्योंकि दूसरा तो रेस्ट में आ चुका है, ठीक है। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू 0.2 जूल। m1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना था, 0.1। u1 हमें पता करना था, ये हो गया 0.2, कैंसिल हो गया, 2 बार 2 into 4, तो u1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो u1 का वैल्यू आ गया 2 मीटर, एक वैल्यू तो आ गई, ठीक है। अब लेके चलते हैं कि ये कैसा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन अगर है तो उस केस में तो स्टिक टुगेदर का केस बना होगा, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में स्टिक टुगेदर का केस बना, यानी कि ऐसा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 into, राइट, ऐसे। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, m1 m था, u1 u था, सपोज दैट, या u1 रहने देते हैं, u2 0 था क्योंकि पहले से ही रेस्ट, इक्वल टू m1 प्लस m2 into, तो v हम लोगों ने निकाल लिया, क्या है ये, m इंटू u1 बाई m1 प्लस m, ठीक है, m1। अब m1 और m2 इक्वल ही है, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, m u बाई m और m 2m, कैंसिल कैंसिल, तो v का वैल्यू कितना है, u बाई 2। अब इसको यूज करेंगे, हाफ m v स्क्वायर 0.2, तो हाफ m, m कितना हो गया 0.1 इंटू v का स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू
0.2, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो यूएस स्क्वायर का वैल्यू कितना आ चुका? 16। हाँ, अच्छा एक एक गड़बड़ कर दिया मैंने, मास कंबाइन सिस्टम का लेना था ना, स्टिक टुगेदर का केस है, गड़बड़ कर दिया मैंने। स्टिक टुगेदर, क्योंकि हम लोग ये कोलिजन कैसा ले रहे हैं, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक में स्टिक टुगेदर है, तो ऐसे लिखेंगे काइनेटिक में, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर इक्वल टू 0.2। अब ये दोनों मास इक्वल है, तो हाफ m और m2m इंटू v का स्क्वायर, ये से ये कैंसिल। 0.1 इसकी जगह पे, v की जगह पे क्या लिखूंगा, u/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0. कैंसिल हो गया ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो यू स्क्वायर बाई 4 और इधर में 2 बचा है, बाई 4 इक्वल टू यू स्क्वायर इक्वल टू 8। ये दूसरा जो इसका स्पीड पॉसिबल स्पीड था वो 2√2, ठीक है। 2√2। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, इस केस में मैक्सिमम लॉस हुआ होगा, तो इस समय लॉस अगर मैक्सिमम, तो इसका यू ज्यादा रहा होगा, तभी तो लॉस होने के बाद 0.2। और एक कंडीशन भी हम लोगों ने, जिसमें इलास्टिक कोलिजन था, यहाँ पे कोई लॉस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वो मिनिमम जो वैल्यू आएगा वो यहाँ से आएगा, और जहाँ पे लॉस हुआ है वहां पे मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो 2√2 मीटर पर सेकेंड। और तो यहाँ पे समझना क्या था, कीवर्ड, वापस क्वेश्चन में आता है, पहले नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था, ठीक है, चलो जल्दी। हो गया है? Yes, sir. क्या चाहिए और वो लगा सकते, हो गया है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का, अंकिता, और कोई क्वेश्चन, Oh, sir. और कोई क्वेश्चन है? चलो जो बचा है मैं उसको कर देता हूँ, ठीक है। कुछ केसेस केसेस जो अभी मैंने जैसे यहाँ पे यूज किया, तो मैं एक बार केसेस डिस्क्राइब कर देता हूँ कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसके अंदर है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग केसेस में, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन के केस में अगर जो पॉसिबिलिटीज है वो मैं डिस्कस, इलास्टिक कोलिजन जो V1 और V2 हमने निकाला है, उसमें फर्दर कुछ ऐड करके V1 हमने क्या निकाला तो याद होना चाहिए, V1 है तो M1 से स्टार्ट करेंगे, M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2, ठीक है। और V2 हमने क्या निकाला, M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 बाई M1 प्लस। अब केस वन में आते हैं, केस वन क्या हुआ, ठीक है, ये मैं बताने वाला था अभी, इसका क्वेश्चन पूछ लिया पहले है। केस वन क्या हुआ, व्हेन M1 इक्वल टू M2, M1 किसके इक्वल है, M2 के इक्वल, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है।
तो पुट करके हम लोग देख सकते हैं V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2, और M1 M2 अगर इक्वल है तो M1 माइनस M2 जीरो है, ये पूरा जीरो जीरो प्लस 2M2, M2 को M लिख दिया बाई ये M और M 2M इंटू U2 कैंसिल हो गया, यानी कि V1 का वैल्यू V1 इक्वल टू U चेंज हुआ करो, ठीक है। V2 इक्वल टू यहाँ पे पुट करने का है M1 माइनस M2 जीरो 2 M1 U1 M1 को M ले रहा हूँ, ठीक है, 2M M प्लस M इक्वल टू U, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, V2 इक्वल टू एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट केस, केस 2, केस 2 क्या है, केस 2, केस 2 क्या है, तो किसी, अब इसी में देखो अगर क्या देंगे कि पहला ऑब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो U2 को कर दो जीरो, ये भी जीरो, तो V1 जो रेस्ट में था वो अब चलना शुरू कर देगा, जो चल रहा था वो रेस्ट में। यहाँ से लिख सकते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हर फॉर्मूला के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट। अब एक और पूछते हैं कि इफ M1 इज मच ग्रेटर देन M, ऐसा है, ऐसा समझना इसको कि एक वॉल है और वॉल चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, वॉल चलता हुआ आ रहा है, एक वॉल है ऐसे चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे बॉल है, बॉल ऐसे जा रहा है, बॉल भारी है, यानी कि M1 इज मच ग्रेटर देन M2। वॉल जो है, वॉल WALL ये, और मैं दूसरा कर रहा हूँ बॉल, एक ये ऑब्जेक्ट है जो कि M1 है, भारी है, ठीक है, बहुत बड़ा है M2 से, बॉल के मास के रिस्पेक्टिव बहुत बड़ा है, वैसा सिचुएशन, ठीक है। तो इस केस में वॉल जो है वो स्टेशनरी हो सकता है, दीवार स्टेशनरी हो सकता है, या फिर कोई मूवेबल वॉल अगर होगा तो ऐसे जैसे गेट, ये सब जो मूवेबल गेट होते हैं उस तरह का अगर है तो ये इसका कुछ वेलोसिटी अपना हो सकता है, ठीक है। मैं जनरल रिजल्ट से निकालूंगा, अगर रेस्ट में है तो जीरो पुट करके कैलकुलेशन हो जाएगा, मैं जनरल फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, V1 को V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 ऐसा था इंटू U1 प्लस 2M2 बाई 1 प्लस M2 इंटू जो बड़ा है उसी से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, बड़ा कौन सा है M1, मैं M1 से डिवाइड कर रहा हूँ इसमें पूरे में 1, ऊपर में पूरे में, नीचे में भी, इसमें सेकंड वाले टर्म में भी पूरे में, एक ऊपर M1 बाई M1 बाई M डिवाइड किया, M1 बाई M1 तो ये तो 1 हो गया, ठीक है, 1 माइनस M2 बाई M1 क्या होगा, तुम खुद सोच के देखो, इफ M1 इज मच ग्रेटर देन M2 देन M2 बाई M1 इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये बहुत छोटा नंबर हो, ठीक है, तो हम कर देंगे 0, उसी तरह से ये M1 कैंसिल होकर के 1 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस M1 का चलेगा, ये 0 की तरफ टेंड करेगा, 1 प्लस 0 इंटू U1, और यहाँ पे M2 बाई M1 ये वाला टर्म ही 0 की तरफ चलेगा, तो ये पूरा टर्म 0, ठीक है। तो V1 का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, U1, मतलब क्या, दीवार जिस स्पीड से जा रहा था वो अपने स्पीड को कंटिन्यू है, कोई बॉल आकर उससे टकरा भी गया तो क्या फर्क पड़ना उसके स्पीड पे, वो अपना कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं कि बॉल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, V2 यहाँ पे इस वाले मैं सीधा लिख, जगह कम है मैं सीधा डिवाइड करके लिख रहा हूँ, M2 बाई M1 माइनस M1 बाई M1 बाई M1 बाई M1 प्लस M2 बाई M1 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 बाई M1, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करना है, M1 बाई M1 प्लस M2 बाई M1, फिर से वही चीज M2 बाई 1 इज टेंडिंग टुवर्ड 0, और जहाँ पे ये चीज टेंडिंग टुवर्ड 0 है, ये 0 की तरफ टेंड कर गया, ये कट के 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये तो 0 की तरफ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छा इधर में M1 बाई M1 कैंसिल, 2U1 यहाँ पे M1 बाई M1 कैंसिल 1, और ये चीज 0, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, V2 इक्वल टू माइनस 0 माइनस 1 यानी कि माइनस U2
प्लस 2u1, ये हो जाएगा v का स्पीड। ठीक है, और ये हो गया पहले वाले। मतलब बॉल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बॉल को v बॉल को फर्क पड़ गया। बॉल का जो स्पीड होगा ऐसा होगा। एक और केस बनेगा, केस थ्री m2 इज मच ग्रेटर देन m1। एक इक्वल का बना, एक m1 इज मच ग्रेटर देन m2, एक और बनेगा व्हेन m2 इज मच ग्रेटर देन m1। सेम उसी तरह से m2 कहाँ है, बड़ा है, तो m2 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। ठीक है, करके बताओ, तुम लोग बताओ। ठीक है, इसी रिजल्ट में केस थ्री जब m2, केस थ्री बताना है तुम्हें, केस थ्री क्या बनेगा बताना। केस थ्री व्हेन इफ m2 इज मच ग्रेटर देन 1, जो बड़ा होता है उसी से डिवाइड करते हैं। क्या होगा दूसरे के बारे में, क्या है, हटाओ इसको। ओके, हम्म, चलो केस 3 मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, केस 3, केस 3 कौन सा बड़ा है, m2 बड़ा है, तो m2 से डिवाइड करूंगा। v1 इक्वल टू m1 बाई m2 माइनस m2 बाई m2 इंटू u1 बाई m1 बाई m2 प्लस m2 बाई m प्लस 2m2 बाई m2 बाई m1 बाई m2 प्लस m2 बाई m इंटू u2। चलो कैलकुलेट करते हैं। m1 बाई m2 इस बार जीरो हो जाएगा। m1 m2 is much greater than m1, so m1 by m2 is tending towards 0। तो ये tending towards 0, ये कट के 1, ये tending towards 0, ये कट के 1, तो क्या आ चुका है ये -u1 प्लस m2, m2 कैंसिल, m1 बाई m2 जीरो हो चुका है, m2 1, तो क्या हो चुका है 2u2। ठीक है, और v2 क्या आएगा, हाँ किसके इक्वल, u2 के इक्वल, v2 इक्वल टू u। देख लो एक बार, v2 u2 आ रहा है क्या, v2 निकाल ही लेते हैं। m2 बाई m2 1 हो चुका है, ये जीरो हो चुका है, ये जीरो हो चुका है, ये 1, तो u2 प्लस m1 बाई m2 ये जीरो हो जाएगा। हाँ, तो v2 इक्वल टू u, यानी कि जो हैवी है मास वो अपना वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो वापस आते हैं थोड़ा और थ्योरी के अंदर।
ठीक है, जो बाउंसिंग ऑफ बॉल था वो एक है, उसको एंड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जाकर के घर पे थोड़ा करना है क्वेश्चन। देखो तुम लोग किए हुए रहोगे, सीधा डाउट पूछोगे तो ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा। अगर तुम नहीं करोगे, नेक्स्ट वाले क्लास में से पूछूंगा, नहीं करोगे तो बिना क्वेश्चन कराए मैं आगे नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि सीधा ऐसे खत्म करते जाने का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं, ये एरन वाला मैच चाहिए। अब हम लोग आ गए जब बाउंसिंग ऑफ बॉल में, ये एक कोलिजन कैसा है, इनएलास्टिक है, ऊपर से ऐसे बॉल को छोड़ा गया है, आने के बाद हिट किया है इसने, हिट करने के बाद वापस उतने हाइट तक नहीं जाएगा। अगर कोलिजन इनएलास्टिक है तो वापस उसी हाइट तक नहीं जाएगा, उसी हाइट तक तब जाता है जब कोलिजन इलास्टिक होता है। जैसे छोड़ा गया उतनी ही हाइट तक दोबारा ये तब पहुंचता है जब कोलिजन इलास्टिक, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। लेकिन कोलिजन यहाँ पे कैसा है, इनएलास्टिक कोलिजन, तो ये ऐसे ऊपर से छोड़ा गया लेकिन उतने हाइट तक गया नहीं, इससे कम हाइट तक गया, यानी कि इनएलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इनएलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ई, यानी कि जब रिबाउंड हुआ होगा तो ये जिस स्पीड से है उतने स्पीड से रिबाउंड नहीं हुआ आफ्टर कोलिजन, वो ई इंटू, जैसे मान लेते हैं कि बी से आया, बी, तो जब वो रिटर्न हुआ यहाँ पे तो ई इंटू बी से रिटर्न, कैसे, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ इनर्शिया, वी टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू वन। क्या है, यू वन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यू टू क्या है, ये अर्थ है। अर्थ का कोई स्पीड था क्या, नहीं था। यू टू क्या था, जीरो, यू टू क्या था, जीरो, ये यू टू था जीरो, और यू वन क्या था, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का। ठीक है, निकाल लेंगे, हिट करने के समय कितना था वो निकाल सकते हैं मोशन में ग्रेविटी वाले चीज। ठीक है, तो वो मालूम है। अच्छा, जब ये बाउंस बैक हुआ, ठीक है, उस केस में वी टू, वी टू क्या है, अर्थ है, अर्थ को कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, तो इसको तो हम जीरो कर देंगे। बताता है कि जो भी मास वो अपना चेंज नहीं करता, तो हम लोग ई को लिखेंगे ऐसे, माइनस वी वन बाई यू वन, यानी कि वी वन इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू यू। अब पूछोगे कि भैया माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस, तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस इतना है कि ये सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन को बता रहा है। ये जब नीचे आ रहा था उस समय जो भी इसका डायरेक्शन था, मान लेते हैं अगर पॉजिटिव है तो अब ऊपर जाते हुए वो निगेटिव हो गया है, अगर पहले निगेटिव था तो अब ऊपर जाते हुए वो पॉजिटिव। बस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस बस इतना है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली हुआ क्या, मैग्नीट्यूड वाइज, तो v1 इक्वल टू e इंटू यू वन, यानी ये जिस भी स्पीड से आया है लौटते हुए इसका स्पीड e इंटू यू हो चुका है। अगर ये u स्पीड से आया तो e इंटू यू से रिबाउंड हो रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला चीज यूज करके यहाँ पे v2 को जीरो करके u2 को जीरो करके इन्होंने ये निकाला कि जो v1 है वो कितना है, e इंटू यू वन, माइनस v1 इक्वल टू e इंटू यू वन। ठीक है, अब है कि u कितना है, u1 कितना है, जिस स्पीड से नीचे आया, सोच के देखो, इसको h हाइट से छोड़ा गया है। ठीक है, इनिशियली इसका स्पीड कितना था, जीरो, जब ये h हाइट नीचे आया तो मैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, यू तो जीरो था, इसका इनिशियली ड्रॉप किया गया है, वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, तो जो v की वैल्यू है रूट अंडर टू जी एच, यानी कि जब ये आया होगा यहाँ पे हिट किया होगा तो रूट अंडर टू जी एच से हिट किया होगा, लेकिन जब ये रिबाउंड किया तब वो स्पीड v1 लिखा गया है, तो e इंटू वी से रिबाउंड हुआ, तो v1 को हम लिखेंगे ऐसे e इंटू, यानी अगर तुमसे पूछे कि फर्स्ट कोलिजन के बाद तो उसका स्पीड कितना हुआ है तो हम क्या कहेंगे, e इंटू वी हुआ है। सेकेंड कोलिजन के बाद उसका स्पीड कितना हुआ है, तो इसमें फर्दर e से मल्टीप्लाई, हर बार e से मल्टीप्लाई हो तो e स्क्वायर इंटू। थर्ड कोलिजन के बाद इसका कितना हुआ है, e का क्यूब इंटू, इस तरह से जाता रहेगा। तो आफ्टर nth कोलिजन, सेकेंड कोलिजन में ये ऐसा हुआ, nth कोलिजन में क्या हो जाएगा, e टू द पावर n इंटू वी, हर बार e से मल्टीप्लाई होगा। तो vn को हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर n इंटू रूट अंडर टू जी, जो कि v का वैल्यू था। ठीक है, तो ये भी एक नोट करने वाला चीज। अब है v1 तो हमने निकाल लिया, vn,
ठीक है, अब किस हाइट तक, मतलब पहले ये हाइट से छोड़ा गया था, रिबाउंड हुआ तो h1 तक गया, लेकिन ये h1 तक गया तो h1 वापस भी आया है, मतलब इस h के बाद का जो भी डिस्टेंस है वो ट्वाइस है, गया है वापस आया, गया है वापस आया, गया है वापस आया, ऐसे। ठीक है, ये ऊपर गया है फिर वापस आया, ऊपर गया है फिर वापस आया, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? तो उसके बाद का जो भी डिस्टेंस है वो ट्वाइस होकर के ऐड होगा। तो जब हम लोग हाइट कैलकुलेट करेंगे h, फिर उसके बाद दूसरा वाला जो हाइट होगा h2, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जब निकालेंगे तब इस तरह से h, दूसरा वाला जो हाइट है वो 2 टाइम्स होकर के ऐड हुआ है, तीसरा वाला हाइट 2 टाइम्स ऑफ h2, 3 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h3, इस तरह से सब ट्वाइस होकर के आएंगे। अभी हाइट कितना होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी, कि कितना ये इसमें एक कोलिजन के बाद किस हाइट तक गया है, दूसरे कोलिजन के बाद किस हाइट तक गया है, इस तरह से। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद देखो, जब ऊपर से आया था ये साइड से आया था, और जो आने के समय इसका स्पीड था वो था ऐसा √2gh। ठीक है, लेकिन जब ये रिबाउंड हुआ तो e इंटू वी से रिबाउंड, जब ये वापस पीछे की तरफ गया तो e इंटू वी से गया। ऑब्वियसली वेलोसिटी इसका पहले की तरह नहीं है, तो ये पहले जितना डिस्टेंस जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि h1 डिस्टेंस पे जाकर इसका वेलोसिटी 0 हो गया, मान लिया, तो हम कैसे लिखेंगे, ये इनिशियल स्पीड हो गया, कैसे लिखेंगे, फाइनल 0 इक्वल टू ई वी का स्क्वायर यू स्क्वायर। अब इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, इसलिए -2gh1। तो h1 अगर मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया तो ये हो रहा है ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2। अब याद करो कि यहाँ से अगर हम h को कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, h इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2, ऐसा। तो वी स्क्वायर बाई 2g तो h की वैल्यू है, ये पूरा चीज h का वैल्यू, यानी कि जो h1 आया है हमारा वो क्या आया है, ई स्क्वायर इंटू h। जो h2 आया है हमारा वो कितना आया है, h2 अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये क्यों नहीं लिखना है, e⁴ लिखना है। अगेन ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना, तो ई स्क्वायर पहले से था, ई स्क्वायर और e⁴h। h3 अगर लिखना है तो अगेन ई स्क्वायर से e⁴ इस तरह से। तो एच एन nth कोलिजन के बाद e⁴2n इंटू h, ऐसा होगा। ठीक है, nth रिबाउंड के बाद जिसका हाइट होना है दैट इज e⁴2n इंटू h। ठीक है, उसी तरह से अगर टाइम टेकन अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, मतलब ऊपर से इसको कितना टाइम है, इक्वल टू 2h/g। उसी तरह से अगर दूसरा वाला हाइट है h1, तो h1 कितना था, हाफ g इंटू T1 का स्क्वायर, और h1 का वैल्यू क्या था, ई स्क्वायर इंटू h, हाफ g T1। तो इस बार कितना हो चुका होगा ये, 2h/g इंटू ई स्क्वायर। तो जो T1 का वैल्यू है वो इस बार कितना आ चुका है, ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ई अंडर रूट 2h/g, और 2h/g को तो हम लोग t लिख सकते हैं, तो जो T1 की वैल्यू है वो e इंटू टी। ठीक है, T1 की वैल्यू कितनी है, e इंटू टी। उसी तरह से अगर हम T2 निकालना चाहें तो एक और ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई स्क्वायर इंटू। T3 निकालना चाहें तो एक और ई का क्यूब इंटू। ठीक है, तो nth कोलिजन के बाद क्या रहा होगा ये, Tn इक्वल टू e⁴n। nth कोलिजन के बाद का टाइम, ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, ये लोग आ चुके हैं। सर कल एक्स्ट्रा क्लास में क्या होगा?
हाँ, इसी के आगे कराऊंगा थोड़ा, ठीक है, इसी के आगे कराऊंगा क्वेश्चन, अगर होगा पूछूंगा तो मैं उसको अगर अगर नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो मैं क्वेश्चन में रुकूंगा। नहीं, अगर तुमने कहा कि हाँ ठीक है क्वेश्चन मेरे से हो रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। इवनिंग में है क्लास कल, सब लोगों के लिए ऑनलाइन ही, ठीक है, सबके लिए ऑनलाइन कल, ग्रुप में देखा है ना? अच्छा हाँ, तो ठीक है।